ड्रामा की स्टार्टिंग एक रेस्टोरेंट के अंदर से होती है। हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो अपनी प्लेट में से कुछ खाना काटकर एक लड़की को खिलाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है तुम कितनी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि तुम मुझे पसंद हो और मुझे लग रहा है कि तुम इस पार्टी में कंफर्टेबल नहीं हो, और अगर तुम्हें जरा सी भी अनकंफर्टेबलनेस हो तो तुम मुझे बता सकती हो। और वह ऐसा बोलकर एक टिश्यू पेपर निकालता है और उसके चेहरे पर लगे हुए फूड को साफ करने लगता है और उससे कहता है, मैं जानता हूं कि मेरी लाइफ में कुछ भी कमी नहीं है। मेरे दो दो बेटे हैं, पर मुझे फिर भी एक बेटा और चाहिए, और वह बेटा मुझे तुमसे चाहिए, और उसके बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और ऐसा बोलकर वह उसके चेहरे को साफ करता रहता है। उसी के सामने बैठे हुए हम दो लोगों को देखते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़का किसी और लड़के को कुछ बता रहा होता है और हमें इस लड़के का चेहरा नहीं दिखाया जाता है। जहां पर हम देखते हैं कि वह लड़का बताता है अपने दूसरे ब्रदर को कि मुझे समझ नहीं आ रहा, डैड जिनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है, उन्होंने इतनी यंग लड़की को क्यों सेलेक्ट किया हमारी स्टेप मॉम बनने के लिए। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि यह लड़की न बोलना जानती है और न ही इसे अच्छे से सुनाई देता है। तो डैड ऐसा पागलपन क्यों करेंगे, लेकिन कुछ भी बोलो, ये लड़की है तो ब्यूटीफुल। और यहाँ पर हम देखते हैं इस लड़के को जिसका चेहरा अभी भी नहीं दिखाया जाता है और अभी भी वह कुछ सिगार पी रहा होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि सामने बैठा ओल्ड मैन वहां पर बैठी लड़की मोनो को, जो कि जुबान से गूंगी होती है, उसे लेकर आता है और कहता है, चलो मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपने बेटे से करवाता हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने बेटे से कहता है, इनसे मिलो, ये तुम्हारी न्यू स्टेप मॉम है ना ब्यूटीफुल। तुम्हारे डैड की चॉइस कभी खराब भी नहीं हो सकती है, तुम देखो ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो लड़का लगभग मोनोको की ही उम्र का होता है, जिसका नाम यीरान होता है, वह उसे देखकर कह रहा होता है कि समझ नहीं आ रहा है कि अपनी ही उम्र की लड़की को इतने प्यार से रिस्पेक्ट कैसे दूं। खैर छोड़ो, तुम अब मेरी स्टेप मॉम हो और स्टेप मॉम को रिस्पेक्ट देना बनता है। इधर मोनोको ईरान को देखकर उसे पहचान लेती है और अपने मन में सोचने लगती है कि यह तो वही लड़का है जिससे उसकी मुलाकात उस क्लब के रूम में हुई थी, और उनके बीच बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी और वह इसी चीज का फायदा उठाती है। वह ईरान को मैसेज करती है कि अगर तुमने मुझसे अभी के अभी बात नहीं की, मुझसे शादी करने की रिगार्डिंग कुछ बात इनिशिएट नहीं की, तो मैं तुम्हारे डैड को बता दूंगी कि तुम कैसे लड़के हो। जिस पर ईरान उससे कहता है, क्या, पर तुमने मुझे क्यों चुना है इन सब चीजों के लिए। और यहाँ एक फ्लैशबैक का सीन दिखता है जहां पर एक अंधेरी रात में कुछ लड़के मोनोको को छेड़ रहे होते हैं और किसी को मदद के लिए भी नहीं बुला पा रही होती है। उसे बीच में ईरान आकर उन बुरे लड़कों से बचाता है और उसे कहता है, सब ठीक है। और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि उसका ब्रदर ईरान से कहता है, तुम इस गूंगी लड़की को स्टेप मॉम कहकर क्यों बुला रहे हो ईरान, ये हमारी कुछ भी नहीं लगती है। ईरान उसे बोलता है, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं यहाँ से जाता हूँ। और हम देखते हैं कि वह वहां से चला जाता है। लेकिन तभी मोनोको के पास मैसेज आता है कि मैं तुम्हारा इंतजार गाड़ी के अंदर कर रहा हूँ, क्या तुम वहां पर आ सकती हो। और हम देखते हैं कि मोनोको वहां पर कुछ काम का बहाना बनाकर ईरान की गाड़ी में चली जाती है। अब यहाँ पर ईरान उससे कह रहा होता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम मेरे डैड से प्यार करती हो। मोनोको कहती है, दरअसल बात ऐसी है, मुझे बताने दो। बात ऐसी है कि तुम्हारी मॉम नर्सिंग होम में है और तुम्हें वापस अपने घर लाना, अपनी बहन के पास तुम्हें डायरेक्ट किया गया। अगर तुमने उस ओल्ड मैन को इस मैटर में इन्वॉल्व किया तो वह तुम्हें पैसे नहीं देगा जितने तुम्हें चाहिए। वैसे मैं बता दूं, मैं भी उस ओल्ड मैन को कुछ खास पसंद नहीं करता हूँ। और यहाँ पर वह उसे कुछ लिखकर बताने लगती है, जिस पर ईरान कहता है, टेंशन मत लो, तुम्हारी मॉम के सारे एक्सपेंसेस हम चला रहे हैं, तुम्हें भड़कने की जरूरत नहीं है। तो मैं बस वही करूंगा जो तुमसे मैं बोलूंगा, और कल मुझे मैरिज ब्यूरो सेंटर पर मिल जाना, हम शादी कर रहे हैं। और वह ईरन मोनोको के चेहरे को पकड़ता है और ऐसे क्लोज लेकर आता है कि मानो वह उसे किस करने जा रहा हो, लेकिन वह उसे किस नहीं करता, उल्टा उसे पुश कर देता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर और जब ईरान के घर में शिफ्ट हो चुकी होती है और उसके रूम में अपना सारा सामान लगा रही होती है, और यहाँ पर उसकी छोटी बहन उससे कह रही होती है, ये मैंने क्या सुना, तुमने एक आदमी से शादी कर ली, ये सब तुमने इसलिए तो नहीं किया क्योंकि मदर नर्सिंग होम में है और तुम्हें उनसे बात करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि तुम उनके खर्चे नहीं चला पा रही हो। तो मैं नहीं मानती वह आदमी कितना ज्यादा घटिया है कि सच में तुमने इतने घटिया आदमी को मेरा ब्रदर इन लॉ बनाया है। तुमने कभी न्यूज़ देखी है तो बताओ, उसके कितने ज्यादा अफेयर हैं। और यह सुनकर औरंगजेब गुस्से में आ जाती है और अपनी बहन को इशारे से शांत होने के लिए कहती है।
तब तक वहां पर यिरान आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको की बहन उन्हें प्राइवेसी देकर वहां से चली जाती है। यिरान यहाँ पर मोनाको से कहता है, दरअसल आज मेरा एक राइट सोशल इवेंट है, मैं वहां पर जा रहा हूँ, तुम घर पर रहना, आराम से रेस्ट करना। तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, उम्मीद है कि तुम्हें ये चेंजेस बुरे लग रहे होंगे, पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वह मोनाको को गले से लगाता है, पर तभी मोनाको उसके गले पर लगी हुई लिपस्टिक को देख लेती है और उसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इधर हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर यिरान जो होता है वह उस पार्टी में गया होता है और वहां पर कुछ लोगों के साथ मिलकर वह ड्रिंक कर रहा होता है और सोशल हो रहा होता है। और तभी अचानक से वहां पर कोई आता है और उसी बीच में उसका इंट्रोडक्शन मोनाको से करवाता है। यिरान मोनाको को देखता है और कहता है, मैंने आज रात तुमसे घर पर ही रुकने के लिए बोला था और एंजॉय करो। यिरान के क्लोज भी नहीं जा रही होती है, ये सब कुछ वह अपनी सिस्टर के कहने पर कर रही होती है। उसे नहीं पता होता कि बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। यिरान यहाँ पर आता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए बोला था। मोनाको इशारा करती है कि वह यहाँ से जा रही है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है, इतने सुंदर से आउटफिट में। सच में कोरियन ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, इस मामले में वेस्टर्न बहुत प्यारा आउटफिट लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि मोनाको वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है और वह लड़की जो होती है उसका नाम बेट्टी होता है और यह यिरान की सेक्रेटरी होती है। यहाँ पर बेटी ने एक ब्रेसलेट पहन रखा होता है जो कुछ समय पहले मोनाको का हुआ करता था और वह उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। और यहाँ पर वह ईरान से इशारा करती है, आखिर इसका क्या रिलेशन है। ईरान बोलता है, ये मेरी सेक्रेटरी है, इसका नाम बेटी है, और जिसके पास जाती है उसके हाथ से वह ब्रेसलेट लेने लगती है। ईरान को उसका यह पागलपन देखकर बुरा लगता है और उसे लगता है कि मोनाको पागल हो चुकी है और वह कहता है, तुम यह क्या कर रही हो, उसका हाथ छोड़ो, औरंगजेब तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और यहाँ से जाओ, हम घर पर आकर बात करेंगे। मोनाको उसे टाइप करके चारों में बताने की कोशिश करती है, पर उसे उस मोमेंट पर अपने गूंगे होने का बहुत बड़ा दुख हो रहा होता है कि वह ईरान को कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती और वह ईरान की तरफ देख रही होती है। और हम देखते हैं कि पास में जब वह ईरान के साथ इंटीमेट हुई थी तो ईरान उस मोमेंट पर इतना ज्यादा नशे में था कि उसने इस लड़की को पहचानने के लिए अपनी मदर की आखिरी निशानी यानी कि वह ब्रेसलेट दे दिया था और उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसे पहचान लेगा। और मोनाको जब यिरान के ऑफिस में उससे मिलने गई तो उसने वह जो ब्रेसलेट था वह इस लड़की को दे दिया, जो कि उस मोमेंट पर यिरान के ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद इस लड़की ने वह ब्रेसलेट अपने हाथ में पहन लिया बेटी, और अभी तक उसके हाथ में है। और यिरान यहाँ पर अभी भी कुछ भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। मोनाको घर में होती है, यिरान उसके पास आता है, उसे अपने क्लोज खींचता है और उससे कहता है, तुमने आज जो हरकत की है मेरी बात न मानकर, वह मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लगी है। वैसे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम सच में गूंगी हो या तुम गूंगी होने का नाटक कर रही हो? उम्मीद है कि तुम नाटक तो नहीं कर रही होगी, क्योंकि मुझे धोखेबाजों से बहुत ज्यादा नफरत है। और यह सुनते ही मोनाको को अपने बचपन का एक प्रॉमिस याद आता है, जहां पर उसके अंकल ने किसी यंग लड़की का मर्डर कर दिया होता है बीच रोड पर, और उसने यह चीज देख ली होती है और वह वहां पर खेल रही होती है और यह देखकर पागल हो जाती है और भागते हुए घर पर जाती है। जब वह अपनी मॉम को जाकर ये सारी बातें बताती है तो उसकी मॉम उसे खामोश रहने के लिए बोलती है और न ही वह उसे रोने देती है न ही बोलने देती है, और उसे कहती है कि कल से तुम सबके लिए एक म्यूट गर्ल लोगी। तो मैं समझ रही हूँ तुम एक म्यूट गर्ल लोगी जिसको बोलना नहीं आता है। और हम देखते हैं कि मोनाको बात को इतना ज्यादा सीरियस ले लेती है कि वह आज तक बोली नहीं है और वह अभी भी उन सारे ड्रामे से नहीं निकल पाई है। और अब हम देखते हैं कि यह उसके लिए एक सपना होता है, उसकी आंख अचानक से खुल जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यिरान होता है वह उसके लिए एक प्यारा सा नोट लिखकर उसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देकर चला जाता है और बोलता है, यह डॉक्टर ने तुम्हें दी है। मोनाको को लगता है कि वह खा लेगी, लेकिन जैसे ही वह खाने जाती है उसे अचानक से उल्टी सा फील होने लगता है और कुछ देर में वह हॉस्पिटल पहुंच जाती है। उसे रियलाइज होता है कि वह प्रेग्नेंट है और इसी बीच उसके पास किसी का मैसेज आता है और वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर यिरान का मैसेज आता है और उससे कहता है, अगर तुम मुझे आकर ब्राउन शुगर कॉफी दे सकती हो तो बैलेंस गुड, मुझे ये चीजें चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको को लगता है कि यिरान यहीं कहीं आसपास है। वह उसके लिए ब्राउन शुगर कॉफी उसके बताए हुए एड्रेस पर देने जाती है।
यिरान से हॉस्पिटल के अंदर होता है, जहां पर हम देखते हैं कि यिरान बेटी के पास होता है और बेटी से कह रहा होता है, तुम अपनी बॉडी की केयर क्यों नहीं करती हो, तुम्हारा फिजिक कितना अच्छा है। जिस पर बेटी कहती है, दरअसल मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और मुझे प्रॉब्लम होती है। और हम देखते हैं कि उसकी नजर मोनोको पर पड़ जाती है, जो बाहर से यह सब सुन रही होती है, और उसे जलस करने के लिए वह यिरान से कहती है, दरअसल मेरी आंख में कुछ चला गया है, क्या तुम उसको निकालने में मेरी मदद करोगे। और इन्हीं दोनों के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। उसे क्या पता कि यह क्या बात कर रहे हैं, और उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और यिरन उसे किस करना चाह रहा है। और ये देखते ही अपने हाथ में जो गरम गरम कॉफी होती है, वह उसे कप को संभाल कर देती है और सारी कॉफी वहीं फैल जाती है और कप भी टूट जाता है। अब हम देखते हैं कि वह गुस्से में वहां से चली जाती है, जाने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कोई आकर उसे अचानक से किडनैप कर लेता है, जिसका उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता, और उसका फोन भी वहीं डस्टबिन के पास गिर जाता है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर वह जो आदमी होता है, उसने मोनोको को हॉस्पिटल की स्टोर रूम में किडनैप कर रखा होता है। उसे रस्सी से बांधा हुआ होता है और वह मोनोको से कह रहा होता है, तुम्हारे पेट में उस आदमी का बच्चा पल रहा है, तो तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें मारूं या उसे मारूं। एक काम करता हूं, पहले उसे बेवकूफ इंसान से कुछ पैसे ले लेता हूं, उसके बाद तो मैं मार दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यिरान के नंबर पर मैसेज करता है कि तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों मेरे कब्जे में हैं। पर जो ये मैसेज होती है, वह बेटी देख लेती है और यिरान के फोन से डिलीट कर देती है। जब यिरान उसके पास आता है और कहता है, क्या हुआ, तुम मेरा फोन क्यों चेक कर रही हो। दरअसल तुम्हारे फोन पर बहुत सारे स्पैम मैसेज आ रहे थे, तो सोचा डिलीट कर दूं। जिस पर यिरान उसे बोलता है, मुझे दिखाना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनोको बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है, क्योंकि उसके पास कुछ विकल्प नहीं होता। न वह चीख सकती है, न चिल्ला सकती है। इसलिए अब यह जो किडनैपर होता है, वह यिरान को दोबारा कॉल करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अपने बीवी और बच्चों की फिक्र क्यों नहीं है। और हमें पता चलता है कि इसने फोन के अंदर वॉइस चेंजर मैसेज लगा रखे होते हैं। जिस पर यिरान बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो। वह बोलता है कि मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बोल रहा हूँ। और यिरान को लगता है कि सच में बेटी सही बोल रही है। कोई घटिया आदमी उसके साथ गंदे मजाक कर रहा है और उसका फोन काट देता है। वह फिर से उसे कॉल करता है और कहता है, बेवकूफ इंसान, तुम्हारी बीवी मेरे कब्जे में रो रही है, गूंगी सी है, कुछ बोल नहीं पाती, क्या तुम मुझसे मारता हूँ, तड़पता हुआ छोड़ना चाहते हो। जिस पर यिरान को समझ नहीं आता वह क्या करे, इसलिए वह मोनोको की बहन को कॉल करता है और कहता, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है। इसकी बहन बोलती है, मेरी बहन बीमार थी, इसलिए वह हॉस्पिटल में यहीं कहीं होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यिरान अपने एक असिस्टेंट को बोलकर मोनोको का फोन ट्रेस करवाने के लिए बोलता है और उसे लगता है कि वह इनके ही आसपास होगी। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट आकर बताता है, मैडम का फोन यही लॉकेट हो रहा है, इसका मतलब मैडम की लोकेशन यहीं आसपास की है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर यिरान को यह लगता है कि मोनोको हॉस्पिटल के अंदर है। इसलिए जैसे ही किडनैपर का कॉल आता है, वह दोबारा से उल्टा सीधा सुनने लगता है और कहने लगता है, जिस बीवी और बच्चे की तुम बात कर रहे हो उसे मार दो। और वह बाथरूम से बाहर निकलकर कह रहा होता है, मैं उस लड़की को बस उपयोग कर रहा हूं, अपने फादर को बैकलैश देने के लिए, कि जब कोई दिल तोड़ता है या विश्वास तोड़ता है तो कैसा लगता है। और वैसे भी मेरे साथ उसके साथ कुछ फैमिली बनाने की प्लानिंग नहीं है, तो तुम उसे मार दो। हम देखते हैं कि वह जो आदमी होता है, उसने मोनोको के पेट पर एक पतला सा चाकू भी चला दिया होता है, उसे ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंजर्ड कर दिया होता है। और यह बात सुनकर मोनोको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर वह जो किडनैपर होता है, वह बहुत ज्यादा भड़क रहा होता है और कह रहा होता है, किस म्यूट लड़की को उठाकर लाया हूं, जिसकी किसी को वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो लड़की होती है, यानी हमारी मोनोको, वह अचानक से बोलने लगती है और गुस्से में आकर कहती है, उसे बास्टर्ड से बोलो कि यह बात दोबारा बोले। और वह चिल्लाने लगती है। जिस पर वह आदमी कहता है, तो इसका मतलब तुम गूंगी नहीं हो, तुम यह सब ड्रामा कर रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि किडनैपर दोबारा से यिरान को कॉल लगाता है और उससे कहता है, तो मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ, तुम्हारी बीवी की आवाज वापस आ चुकी है। और हम देखते हैं कि वह यिरान को ब्लैकमेल ही कर रहा होता है। तब तक मोनोको जल्दी से पीछे से एक कुर्सी उठाकर उसके मुंह पर मार देती है और जल्दी से अपने हाथ खोलकर रस्सी काटकर कमरे को लॉक कर देती है और वहां से भागी हुई आ जाती है। पर उसके हाथ में फोन आ जाता है, जो गिरते समय वहीं रह जाता है। यहाँ पर यिरान को मोनोको के फोन के ड्रेसिंग्स मिलते हैं और उसे पता चलता है कि वह सच में उसके लिए ब्राउन शुगर कॉफी लेकर आई थी। और यहाँ पर जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं वे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं,
इसलिए उसे समझ नहीं आता वह क्या करे। लेकिन तभी अचानक से ईरान के पास कुछ अजीब सा होने का एहसास होता है और वह बोलता है कि हॉस्पिटल के ऊपर केस करो कि उन्होंने इस अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगाया। इधर और पूरा घबराहट होती है और वह कहती है, बास्टर्ड, मेरा फोन उठाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को गलत सलत बोलने की? अब तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? ईरान, मुझसे बात करो, क्या बकवास कर रहे थे तुम? यहाँ पर हम देखते हैं कि वह ईरान को गलत सुलात सुनाने लगती है। पहले तो उसे लगता है कि वह उसकी आवाज सुन रही है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके फोन में वॉइस चेंजर लगा हुआ है और अब ईरान को उस फोन के जरिए कहा जा रहा है, तुम्हारी 24 घंटे में बस एक ही चीज सुनाई दी है, डैड। डैड, तुमने उसे लड़की से शादी क्यों की थी? उसे अपना नौकर बनाने के लिए तुम्हारे बहुत ही घटिया इरादे हैं। तुम्हारे जैसे लोगों के इरादे कभी सक्सेसफुल नहीं होते हैं और मैंने उसको तड़पाया है, मारा है। ये सुनकर ईरान गुस्से में आ जाता है, कहने लगता है, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपना हाथ दीवार में मार रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं मोनो को उसे और ज्यादा चोट पहुंचती है और कह रही होती है, क्या हुआ? तब तो तुम उसे इग्नोर कर रहे थे, तो मुझे एक टूल की तरह यूज कर रहे हो? क्या तुमने इसलिए उसे म्यूट लड़की से शादी की थी? थोड़ा तो उसके ऊपर तरस खा लेते, वह क्या चाहती है क्या नहीं? उसने तुमसे क्या मांगा था? और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल होकर बोल रही होती है और ईरान को ये चीजें बुरी लगती हैं। इधर हम देखते हैं कि मोनो को वहां से भागती हुई आ रही होती है। हमें लगता है कि वह ईरान के सामने आ गई है, लेकिन तभी एक नर्स आ जाती है जो उससे टकराती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है और खराब हो जाता है और वह सीधे फोन को उठाकर अंदर चली जाती है। यहाँ ईरान हॉस्पिटल के आसपास में उसे फोन की लोकेशन ट्रेस करवाता है और पता चलता है कि उसी हॉस्पिटल के अंदर किडनैपर घूम रहा है। जब वह नर्स से पूछता है तो नर्स बोलती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद वह जाकर बेटी सेट कराता है और बेटी उससे कहती है, तुम यहाँ घूम रही हो, क्यों घूम रही हो? क्योंकि तुम्हें ईरान चाहिए। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मेरे और ईरान के बीच में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुमने देखा बेटी होगा, तुम क्यों यहाँ थर्ड व्हीलिंग कर रही हो? खुद में भी शर्म आनी चाहिए। और वैसे भी एक लड़की जो म्यूट है, उसे इतना रिच हैंडसम लड़का क्यों प्यार करेगा? यहाँ से जाओ। इसी बीच पीछे से एक नया कैरेक्टर एंट्री करता है जिसका नाम जोसेन होता है और वह यहाँ पर मोनोको के लिए आया होता है। मोनोको उसे देखती है और खुश हो जाती है और जोसेन उससे बात करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं अगला सीन जहाँ ईरान उसी स्टोर रूम के पास पहुंच जाता है और कहता है, इस दरवाजे को खोलो। जब वह अंदर जाता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। इधर हम देखते हैं मोनोको जो जोसेन से बात कर रही होती है, वह बताती है कि वह मैरिड है। जोसेन उससे बोलता है, ये सब क्या कब हुआ, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे मैं बता दूं, तुम मेरे कांटेक्ट में रहने की बहुत नीड में हो, क्योंकि मैं एक डिवोर्स लॉयर हूं, तो मैं जब भी तुम्हारी जरूरत पड़े तो मेरे पास आ सकती हो। ईरान ये सब देख लेता है और उसे बहुत जलन होती है क्योंकि वह घर जा रहा होता है और जब जोसेन वहां से जाता है तो मोनोको को खींचकर अपनी गाड़ी में ले आता है और सीधे घर लेकर आता है और कहता, वह आदमी कौन था? तो उसके क्लोज की थी। मोनोको बोलती है, तुम्हें मेरे किसी की क्लोज जाने से प्रॉब्लम है और तुम किसी के क्लोज जाओ, उससे मुझे कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्या यही तुम्हारी जस्टिस है? जिस पर ईरान बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? मोनोको बोलती है, तुमने बेटी को क्यों किया? ईरान कहता, मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम पागल हो चुकी हो तो मैं समझ रहा हूँ। उसके बाद वह मोनोको के क्लोज जाता है और उससे कहता, मुझे पता नहीं था कि तुम बीमार हो। नेक्स्ट टाइम से अगर तुम बीमार होगी तो तुम्हें हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे घर में डॉक्टर है, वह आकर तुम्हारी टेक केयर कर सकता है। वह मोनोको का हाथ पकड़ लेता है पर उसे रस्सी के निशान दिखते हैं और वह कुछ समझ पाता है और अपने हाथ पीछे कर लेता है। ईरान वहां से चला जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि असल टेंशन ये होती है कि गलती से भी ईरान को पता चल गया कि वह प्रेग्नेंट है तो वह जल्दी से इस बच्चे को दूर करने की कोशिश करेगा और जिस हिसाब से उसकी बातें हैं उसे नहीं लगता कि वह उसे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेगा। इधर हम ईरान को देखते हैं जो बहुत तनाव में है। मोनोको के हाथ पर जो निशान थे वे वही थे और अब फिर से मोनोको की कॉल आती है। गिरते पर बंकर ईरान उसे बोलता है, तुम बहुत बड़े खिलाड़ी हो, बोलना चाहिए खिलाड़ी हो, जिस पर वह बोलती है, क्या मतलब? ईरान कहता, तुम एक लड़की हो मोनोको कैप, जिस पर वह बोलता है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि एक लड़की इतनी सेंटिमेंटल और इमोशनल होकर बातें कर सकती है। वैसे तो मैं कैसे पता है कि मैं अपनी वाइफ को एक टूल की तरह यूज कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। जिस पर वह कहती है, क्या सच में इसलिए तुमने उसे म्यूट लड़की से शादी की थी जिसे बोलना भी नहीं आता है?
और हम देखते हैं कि वह इतना सब कुछ बोलने के बाद घबरा जाती है और उसे लगता है कि गड़बड़ होने लगी है। तभी अचानक यीरान उसके रियल नंबर पर कॉल करता है। मोनाको को समझ नहीं आता वह क्या करे, और यहाँ हम देखते हैं कि वह कुछ कर पाती, क्योंकि अब यीरान को लगता है कि मोनाको बोल पा रही है। उससे पहले ही वह अपनी बहन को बुलाकर सारा मैटर चेंज करवा देती है। उसकी सिस्टर बीच में आ जाती है और कहती, ब्रदर इन लॉ, मैं बोल रही हूँ आपकी सिस्टर इन लॉ तो शावर ले रही है और मैं यहाँ पर पेंटिंग कर रही थी। उनका फोन मेरे पास था और मेरा गला थोड़ा सा खराब हो रखा है। जिस पर यीरान बोलता है, मोनाको किधर है, मेरी उसे बात करवा। उसकी बहन कहती, मैं आपसे बोल रही हूँ कि वह शावर ले रही है, उनकी आपसे मैं कैसे बात करवा पाऊं। जिस पर यीरान बोलता है, जाकर मेरी बात करवा। वह कहती, क्या सच में आप मेरी बहन को नहाते हुए देखना चाहते हो? ये सुनते ही यीरान घबरा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको और उसकी बहन बैठी होती है और उसकी बहन कहती है, तुम ये करके आ रही हो, तुम किसी से कुछ भी नहीं चुरा रही हो, तुम बस अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रही हो, और तुम इस घटिया आदमी के साथ ही क्यों हो? तुमने जोजन को देखा है, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। और यीरान, वह तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं कहाँ का रिच बिजनेसमैन बन रखा है, उसका तो मुझे आइडिया भी समझ में नहीं आता। यीरान जो चुपचाप पीछे से सब सुन रहा होता है। मोनाको की बहन कहती है, तुम और तो जोजन बचपन से ही एक दूसरे के स्वीट हार्ट थे। मैंने तो इमेजिन भी कर लिया था कि वह मेरा ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, पर तुमने यीरान से शादी कर ली। अगर तुम्हें यीरान नहीं पसंद तो क्या मैं जोसन को पसंद कर सकती हूँ और वह मोनाको के ऊपर छेड़ रही होती है। तब तक यीरान आ जाता है और वह यह सुन रहा होता है। मोनाको अपनी बहन की तरफ इशारा करती है पर वह नहीं सुन पा रही होती। यीरान उनसे वहां से जाने के लिए बोलता है और उसके बाद वह मोनाको के क्लोज आता है और उसके क्लोज जाने लगता है और उसके पेट पर कट के निशान देखने लगता है, पर मोनाको उसे रोक देती है और तभी उसकी नजर उसके हाथ पर निशान पर पड़ती है। वह उससे वह रस्सी दिखाता है और कहता, बताओ तुम्हारे साथ इतनी बड़ी बात होगी मुझे, ये सब चीजों के बारे में कौन बताएगा? क्या तुम मुझे कुछ समझती नहीं हो? हस्बैंड हूं, मुझसे बात तो करो। और इंजा पर मोनाको से कहती है कि वह उससे डिवोर्स देना चाहती है। यीरान यहाँ पर उसकी इस बात को इग्नोर करके उससे कहता है वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और अगर उसे किसी भी चीज की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वह बता सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीरान कहता है, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं तुमसे, पर तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और चुप रहना ही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। और हम देखते हैं कि वह वहां से चला जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि मोनाको जोसन के पास जाती है और वहां से कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और इस मैटर में यीरान को बीच में नहीं लाना चाहती है और वह चाहती है कि यीरान चुपचाप से डिवोर्स दे दे। इधर हम देखते हैं यीरान को, जिसको पता चल जाता है कि मोनाको जोसन के पास गई है उसके ऑफिस में, और उसे समझ आता है कि मोनाको ने अपना पूरा मन बना लिया है उसे डिवोर्स देने का, और यीरान उसे किसी भी कीमत से अपनी लाइफ से दूर नहीं होने देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीरान ने मोनाको के किडनैपर के फोन वाली रिकॉर्डिंग कर ली होती है और वह आवाज को नॉर्मल करवा रहा होता है। उससे कंफर्म हो जाता है कि ये कोई ना कोई लड़की है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीरान होता है वह टेंशन में आने लगता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है, बॉस आपको क्या लगता है कि यह जो मैटर है उससे कहीं ना कहीं बेटी तो लिंक नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीरान फ्लैशबैक में जाने लगता है, क्योंकि बेटी गार्डन में बैठी बैठी अपने चैट ब्रेसलेट को देख रही होती है और उसे वह सीन याद आ रहा होता है कि कैसे उसने वह ब्रेसलेट उसे दिया था। और हम देखते हैं कि वहां पर बात कहां तक पहुंची थी। इधर हमें दिखाया जाता है मोनाको जोसेन को। जोसेन उससे कहता है, एक क्लास क्वेश्चन है, थोड़ा पर्सनल है, पर प्लीज ऑनेस्ट रिस्पॉन्स देना। क्या सच में तुम्हारे और यीरन के बीच ऐसा क्या हो गया जो तुमने मेरे अब्रॉड से आने का वेट भी नहीं किया? जिस पर मोनाको फ्लैशबैक में जाती है और वह क्लब का सीन याद करने लगती है जहां पर वह काम करती थी। उसे वहां पर यीरन का भाई मिलता है जो उसके ड्रिंक में कुछ मेडिसिन मिला रहा होता है जिनको ड्रग्स का नाम देते हैं, और हम देखते हैं कि उसने मेडिसिन मिलाकर यीरन को दे भी दी होती है। मोनाको, और जो बस यीरान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उसे एक रूम के अंदर सेफली ले जाती है। यीरान उससे कहता है, मैं खुद को हैंडल कर लूंगा, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं नशे में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और वह अपना हाथ काटने लगता है। मोनाको तड़पते हुए नहीं छोड़ना चाहती थी और इसलिए वह यीरान के क्लोज चली जाती है और उनके बीच में बहुत ज्यादा क्लोज मोमेंट बनने लगते हैं। और यीरान इसी बीच में मोनाको को रिकॉर्ड नाइस करने के लिए एक ब्रेसलेट देता है जो कि उसकी मदर की आखिरी निशानी होती है, और इनके बीच में बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, पर मोनाको यहाँ पर जाकर सामने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है। इधर हम देखते हैं यीरान जो ऑफिस में होता है उसे पता चल जाता है कि मोनाको घर आ गई है, और हम देखते हैं कि वह घर आने वाला होता है,
कि तभी बेटी उसके पास आती है और कहती है, ईरान, क्या आज रात हम डिनर पर चल सकते हैं? दरअसल मेरे पीरियड्स भी खत्म हो गए। और वह उसके क्लोज जाने लगती है। ईरान उससे दूर होने की कह देता है और कहता है, मुझे इस ब्रेसलेट को देखकर शक होता है। क्या यह सच में तुम्हारी मदर की आखिरी निशानी है? जिस पर वह बोलती है, हाँ सच में। और हम देखते हैं कि फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। मोनाको के जाने के बाद बेटी उसे ब्रेसलेट पहनकर शान से बैठी होती है, जब ईरान उसके पास आता है और कहता है, ये ब्रेसलेट तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो मैं कहाँ से मिला? बेटी पहले एक्सक्यूज बनाती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने दिया, पर ईरान की नजरों में आने के लिए वहां से झूठ बोलती है कि यह मेरी मॉम की निशानी है, और ईरान तभी उसका प्रमोशन कर देता है। और हम देखते हैं कि वह अपने लोगों से सीसीटीवी फुटेज भी चेक करने के लिए कहता है। इधर हम देखते हैं मोनाको को, जो कि अपने घर पर होती है, और वह उसी किडनैपर के फोन से अब ईरान को फोन करके परेशान करती है, जिस पर ईरान उससे कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और तुम्हें इतनी क्यों फिक्र है मेरे घर आने की, घर से जाने की? जिस पर वह बोलती है, क्योंकि आजकल तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ज्यादा रहते हो। ईरान बोलता है, बकवास बंद करो और मुझे चुपचाप से यहाँ से जाने दो। और वह बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और हम देखते हैं कि वह उससे कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम एक लड़की हो, और जिस दिन तुम मेरे सामने आ गई, मैं तुमसे एक ही चीज का हिसाब लूंगा कि तुमने मेरी वाइफ को अपना टारगेट क्यों बनाया है और क्यों उसे अपने लिए इस्तेमाल कर रही हो। बाकी सब तो मैं जानता ही हूँ। और हम देखते हैं कि वह अपने घर के सामने आकर बात करने लगता है। इधर मोनाको भी फ्लो में बैल्कनी पर चली जाती है, और यहाँ पर ईरान और मोनाको का एक बार इंटरेक्शन हो जाता है, जिसको देखकर ईरान शॉक होता है। क्या मोनाको किसी से फोन कॉल पर बात कर रही है? और वह गुस्से में घर के अंदर जाता है, उसे पकड़कर खींचता है और कहता है, सच सच बताओ, तुम किसके साथ कॉल करती हो? जिस पर वह बोलती है इशारे से कि किसी के साथ नहीं, दरअसल किसी से बात कर रही थी, और वह भी चैट्स पर मैसेजेस के थ्रू। ईरान बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। और इंच कहती है, अपना सर चलाओ और सोचो कि एक लड़की जिसको बोलना भी नहीं आता है, वह यहाँ कैसे बोल सकती है? दिमाग मत खराब करो मेरा। और हम देखते हैं कि ईरान को लेकर ये सब दे देती है। ईरान बहुत ज्यादा शॉक होता है कि आखिर यह करने की क्या कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आता आखिर इन सब चीजों के पीछे मिस्ट्री क्या है। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर ईरान ड्रिंक कर रहा होता है, और ड्रिंक करते करते उसे कुछ याद आने लगता है। और वह याद करता है उसे पार्टी का सीन, जहां पर मोनाको को बुरा लग रहा होता है कि ईरान जो है वह बेटी के साथ चला गया है। इधर हम देखते हैं मोनाको को, जो अपने रूम में बैठकर गर्म पानी पी रही होती है। तब तक वहां पर ईरान आ जाता है नहाकर, और चुपचाप से अपने बेडरूम पर लेट जाता है जाकर, और वह मोनाको से कुछ भी बात नहीं करती है। अब यहाँ पर ईरान मोनाको को बेड पर लेटा हुआ देखकर उससे क्वेश्चन करता है, और उससे कहता है वह कहाँ लेटी है, जिस पर मोनाको उसे स्पेस देती हुई सीधे सोफे पर लेट जाती है। जाकर ईरान उसे कहता है, तुम क्यों सो रही हो? और वह उससे कहता है, तुम चलकर उसी बेड पर सो सकती हो, वह एक मास्टर बेड है। लेकिन मोनाको उसकी बात नहीं मानती है और वहीं पर सो जाती है। और यहाँ पर ईरान को भी गुस्सा आता है, वह नीचे जमीन पर तकिया लगाकर सो जाता है, और मोनाको को बार बार ब्लैंकेट दे रहा होता है उसे कवर करने के लिए, पर मोनाको बार बार उसके ऊपर फेंक रही होती है। और ईरान का गुस्सा अब साथ में आसमान पर होता है। वह डिसाइड नहीं कर पाता वह क्या करे, इसलिए कंबल लेकर वह मोनाको के साथ उसके सोफे पर शिफ्ट हो जाता है, और उससे कहता है, अगर तुमने इधर से उधर मूव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप सो जाओ। और वह उसे पकड़कर उसके साथ उसी सोफा पर सो जाता है। मोनाको की आंख खुलती है, वह उसे अपने पास सोता हुआ देखकर खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि मोनाको होती है अगली सुबह जल्दी उठकर ईरान को सोता हुआ छोड़कर कहीं चली जाती है। अब ईरान भी उसे फॉलो करता हुआ उसके पास आ जाता है। हम देखते हैं कि जो ईरान होता है वह मोनाको और जोसेन के लंच पार्टी को डिस्टर्ब कर देता है और कहता है, मैं माइंड नहीं करूंगा, तुम लोगों के साथ लंच करना उम्मीद है कि तुम्हें भी बुरा नहीं लगेगा, और ना तो मुझे थर्ड व्हील समझोगे। और ऐसा बोलकर वह चुपचाप से वहीं पर खाना खाने लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोसेन होता है वह मोनाको को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होता है, और यहाँ पर जो ईरान होता है वह जोसेन से कहता है, तुम थोड़े अपने हाथ पैर पीछे रख सकते हो क्या, क्योंकि ये मेरी वाइफ है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, तुम्हें बार बार हमारे रिलेशनशिप में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। जिस पर जोसेन बोलता है, बिल्कुल। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मोनाको होती है वह ये सारी बातें जाकर अपनी बहन को बताती है कि आज ईरान ने उसके लिए क्या क्या किया, और कैसे वह जोसेन से फाइट कर गया, और वह उसके लिए पॉजेसिव भी हो रहा था,
जिस पर उसकी बहन कहती है, क्या सच में एक लड़की को लाइफ में क्या ही चाहिए होता है कि उसका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड उसके लिए खड़ा हो। मेरे ब्रदर इन लॉ ने इस तरीके से एक्ट किया। वैसे सिस्टर, तुम्हारा कोई सीक्रेट तो नहीं है जो तुमने मुझे ना बताया। ये सुनते ही मोनाको के दिमाग में उसके बचपन का ड्रामा आने लगता है, जहां पर उसकी मॉम उसे फोर्स कर रही होती हैं। उस मोमेंट पर जब वह यिरान से पहली बार मिली होती है और उनके बीच में क्लोज मोमेंट्स बने होते हैं, और उसकी मॉम ने गलती से उसके हाथ में यिरान की मदद कर दिया हुआ ब्रेसलेट देख लिया होता है, और वह बार बार उससे कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है यिरान के डैड कितने पावरफुल हैं, उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, तुम्हारे डैड के ना होने पर उन्होंने हमारा ध्यान रखा है, तुम्हारे यह म्यूट होने की एक्सक्यूज की वजह से हमारी लाइफस्टाइल मेंटेन हो रखी है। मुझे पता है कि उन्हें तुमसे क्या चाहिए, पर तुम भी अंडरस्टैंड करो, तुम्हारी बहन छोटी है, उसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर मोना को अब बोलना शुरू कर दिया, तो उसकी मॉम से रिलीज करवाती है कि वह बोल नहीं सकती है, वह एक म्यूट गर्ल है, और इसीलिए मोना को दोबारा से उनसे इशारों में बात करने लगती है और एक्सप्लेन करती है कि वह दोबारा से ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करेगी। और यहाँ पर उसकी मॉम साफ साफ ऐसा करती हुई दिखाई जा रही होती है कि वह अपनी डॉटर को एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग देकर अपने अकॉर्डिंग चला रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोना को एकदम से खो जाती है और उसकी बहन को लगता है कि उसकी सिस्टर को यिरान से प्यार हो गया है, इसलिए वह चुपचाप से यिरान को कॉल लगाती है। मोनाको घबरा जाती है, लेकिन यिरान फोन कॉल पर उसकी आवाज सुन लेता है, क्योंकि मोनाको से रोकती है कि यह तुम क्या कर रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यिरान बोलता है, ये किसकी आवाज थी, क्योंकि उसने ये पहले भी सुन रखी होती है, मतलब वह आवाज उसे उसी किडनैपर की लग रही होती है। अब यहाँ पर बात बढ़ जाती है। यहाँ पर जो मोनिको की सिस्टर होती है, वह जैसे तैसे करके मैटर को हैंडल कर लेती है, पर यिरान अभी भी उस चीज के ऊपर फंसा हुआ है कि पक्का ये आवाज उसी गाने की होगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको के दिमाग में जोसेन के रिगार्डिंग भी कई सारे ख्याल चल रहे होते हैं, और वह सोच रही होती है कि जोसेन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसे आसानी से डिवोर्स दिलवा देगा, और वह रेडी है डिवोर्स लेने के लिए, तो अभी तक उसने स्टेप्स क्यों नहीं किए। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह जोसेन से मिलने जाती है और उससे कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात कर रही होती है, और ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर होता है वह यिरान की मॉम को जस्टिस दिलाने की बात होती है, जिसका खून होने के स्टार्टिंग के सीन में ओरिजिनल देखा था, और उसके बाद ही उसने डिसाइड किया कि वह एक म्यूट गर्ल बन जाएगी, क्योंकि उसकी मॉम को प्रेशर था कि अगर उसने किसी को बता दिया कि उसे बोलना और सुनना दोनों आता है तो उसकी फैमिली की जान खतरे में आ जाएगी, और इसलिए उसकी मॉम ने बहुत सी कोशिश की है यिरान और मोनाको को एक दूसरे से दूर रखने की, जिसके बारे में मैं कहानी के आगे दिखाऊंगा। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मोनाको इशारे से जोसेन से क्रिमिनल प्रोसीजर और बाकी चीजों के रिगार्डिंग बात कर रही होती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोसेन कहता है कि वह एक डिवोर्स लॉयर है, उसे क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में नॉलेज तो है, पर वह एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि इन सब चीजों के लिए उसके पास लाइसेंस नहीं है, और वह मोनाको को देता है कि वह उसे एक बेहतर से बेहतर लॉयर रिकमेंड करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यह जो सारी न्यूज होती है वह यिरान के डैड के पास चली जाती है, और वह सुन रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, क्या उसे म्यूट गर्ल की इतनी हिम्मत है, वह पुराने मुद्दे उखाड़ रही है, क्या किया जाए उसके साथ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी होता है जितना काला नकाब पहना हुआ होता है, और वही सब बता रहा होता है। उसका फिजिकल और बात करने का स्टाइल देखकर तो ऐसा लग रहा होता है कि कोई और नहीं खुद जोसेन है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह मोनाको से रिलेटेड एक एक डिटेल्स देख रहा है जो कि अपने घर में होती है, और उसे अचानक से किसी की न्यूज मिलती है। उसे पता चलता है कि उसकी मॉम नर्सिंग हॉस्पिटल में है, और अब वह अपना दिमाग चलाना शुरू करती है और कहती है अगर उसकी मॉम नर्सिंग हॉस्पिटल में है तो उसकी बहन और उसकी मदर की जान को इतना खास खतरा नहीं है। वह अपने ट्रस्टेड लोगों से मिलकर यिरान की मॉम को जस्टिस दिलवा सकती है, जिस चक्कर में उसने अपनी आवाज को दिए। बचपन से वह एक म्यूट गर्ल की तरह रोल प्ले कर रही है, इसलिए वह किसी को कॉल भी करती है। इधर हम देखते हैं यिरान ने, जिसने उसकी सिस्टर की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली होती है और अपने असिस्टेंट को भेजकर उसे पर्सोनिफिकेशन में ले आया हुआ होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वह आवाज सुनता है तो यह चीज श्योर हो जाती है कि वह जो आवाज जो छोटी सी क्लिप थी वह उसी किडनैपर की आवाज से प्रॉपरली मैच कर रही है, और उसे यह लगता है कि अब इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं उसकी बहन भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर हम देखते हैं अगला सीन, जहाँ पर यिरान के घर में उसका छोटा भाई गुस्सा होकर चला जाता है, और यहाँ पर घर के नौकर रुकते भी हैं कि बॉस ने माना किया है, उनकी परमिशन के बिना घर के अंदर कोई भी नहीं आएगा।
छोटे मालिक, आपको भी इन सब चीजों की परमिशन नहीं है? जिस पर वह बोलता है, मैं अपनी सिस्टर को देखना चाहता हूँ क्योंकि डैड की परमिशन है। शायद इसके बाद मेरा ब्रदर मुझे नहीं रोकेगा। और वह सीधे तरीके से मोनाको की तरफ देख रहा होता है। मोनाको इशारे से बुलाती है क्योंकि ये कोई प्रोसीजर उसके लिए अभी से नहीं होता, ये बहुत समय से चल रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर्स की टीम मोनाको के ब्लड सैंपल लेने जा रही होती है। तभी तक वहां पर यीरान आ जाता है। और क्या हो रहा है? जिस पर घर के नौकर बताते हैं कि उन्होंने उसके भाई को रोका, पर वह नहीं माना। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यीरान का छोटा भाई होता है, वह यीरान से कहता है कि दरअसल डैड से बात हुई है कि उन्हें आपकी बहुत ज्यादा फिक्र है और वह नहीं चाहते कि आपकी वाइफ हमेशा म्यूट रहे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम उन्हें कुछ ट्रीटमेंट देंगे जहां पर अगर इस चीज की श्योरिटी होगी कि वह बोल सकती हैं, तो इससे बेहतर और खुशी की चीज किसके लिए क्या? योगी। ईरान बोलता है, तुम्हारी बात ठीक है, चलो तुम ये प्रोसीजर आगे बढ़ा सकते हो। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही उसको वह इंजेक्शन दोबारा से लगाने वाला होता है, ईरान उसे रोक देता है और कहता है, दरअसल मेरी वाइफ मुझे थोड़ा नर्वस दिख रही है। नेक्स्ट टाइम जब तुम आना तो उसको थोड़ा रोक कर या बता कर लाना। एक्चुअली मैं नहीं चाहता कि वह ज्यादा बोले क्योंकि मेरी वाइफ को थोड़ी शांति पसंद है। यहाँ पर वह मोनाको की टांग खींच रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके बाद वह अपने भाई से कहता है, तुम्हारे पास डैड का कॉल आ रहा है, जरा फोन तो उठाओ। उसके दादों से तुरंत वहां से आने के लिए बोल देते हैं और यहाँ पर यीरान और उसका छोटा भाई और उसके डॉक्टर की टीम वहां से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर जो यीरान का छोटा भाई होता है वह अपने डैड के पास जाता है। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, छोटा काम करने जाते हो, पर उसको एक बड़ा सा तमाशा बनाकर चला, तो तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? और मुझे पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं, तुम दूर रहो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने डैड के भी मजे लेने लगता है। लेकिन तब तक वहां पर वह ब्लैक मास्क वाला आदमी आ जाता है और कहता है, बॉस मुझे कई सारे एविडेंसेस मिले, मोनाको के अगेंस्ट में हम उनको यूज कर सकते हैं। इधर हम मोनाको को देखते हैं जो कि खाने के टेबल पर बैठी होती है और वह हैरान होती है, इतना हर्बल फूड आज क्यों बंद रखा है? और वह खाना नहीं खा रही होती, वह ईरान के आने का वेट कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि ईरान आज लेट आएगा और वह चुपचाप से अपना खाना खा लेती है। लेकिन मोनाको को अचानक से वॉमिट जैसा आने लगता है और जब अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि शायद ईरान को रियलाइज हो गया कि मोनाको प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने इतना हर्बल फूड बनवाया है। और तबीयत अचानक से पास उसी किसी का फोन कॉल आता है और उसे पता चलता है कि ईरान ने उसके लिए अस्पताल में कोई बुकिंग कराई जो कुछ आर्टिफिशियल अबॉर्शन और बाकी चीजों से रिलेटेड है। इधर हम ईरान को देखते हैं जहां पर वह बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और तभी वहां पर उसका असिस्टेंट आता है और कहता है, बॉस ये तो क्लियर हो गया है कि कोई किडनैपर आपकी फैमिली से ही है, क्योंकि काफी चीजें ऐसी भी हैं और आपको पता है फोन की लोकेशन भी ड्रेस हुई है और वह आपके घर से कुछ रिलेटेड बता रही है। और उसने दिन हॉस्पिटल में भी, जब मैंने स्टोर रूम को पूरी तरह से चेक किया था, इन्वेस्टिगेट किया था, तब मेरी नर्स से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया है कि मैडम फोन कॉल पर किसी से बात करती हुई जा रही थी। वह घबरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जिस पर ईरान बोलता है, अगर उस दिन हॉस्पिटल के सीसीटीवी ठीक होते तो शायद हम इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम शांत रहो, मैं अपना काम करता हूँ। और वह वहां से उसे भेज देता है। वह फाइल पढ़ना शुरू करता है। इधर हम मोनाको को देखते हैं, जैसे ईरान की याद आ रही होती है, वह ईरान को कॉल करती है और ईरान को लगता है कि यह किडनैपर है और उससे बातचीत करना शुरू करता है और कहता है, मेरी वाइफ इस मोमेंट पर सो गई होगी और मुझे समझ नहीं आता है, ऐसी कौन सी किडनैपर है जो अपने शिकार की इतनी ज्यादा फिक्र करती है? तुम हर दूसरे दिन उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ लेक्चर देती हो, आके तुम किस कैटेगरी की वुमन हो? और यहाँ पर हम देखते हैं जो मोनाको होती है वह उससे पूछती है, क्या तुम्हें लाइफ में कभी किसी से प्यार हुआ था? जिस पर वह जवाब देना शुरू करता है और हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वह दोनों हैवक एरिया के साइड पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं एक दूसरे से। जहां पर ईरान बताता है कि बचपन में जब उसने अपनी मॉम को खो दिया था तो उसकी आखिरी निशानी बस उसके पास एक ब्रेसलेट पड़ी हुई थी जिसे उसके डैड ने गुस्से में आग में फेंक दिया था और ईरान की हिम्मत नहीं हुई कि वह ब्रेसलेट को आग से निकाले। फिर भी उसने अपने हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां पर एक छोटी सी बच्ची आती है जिसने बिना रोए बिना चिल्लाए उसे ब्रेसलेट को आग से निकाला, कूल डाउन किया और ईरान के हाथ में पकड़ा दिया। मोनाको ये बात सुनती है और वह उसे इंसिडेंट को याद करने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे भी याद आता है कि उसकी मॉम ने उस बात उसका हाथ देखा और कहा, तुमने ये क्या किया? अब लोगों को पता चल जाएगा, तुम म्यूट नहीं हो। जिस पर मोनाको सारे में बताती है कि उसने बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं किया।
उसकी मॉम बस अब्सॉर्ब की एक अच्छी लाइफस्टाइल से, और इस चीज के चक्कर में उन्होंने अपनी डॉटर की लाइफ बर्बाद कर दी। यहाँ पर हम देखते हैं यिरान बताना कि कोशिश करता है कि उसे दिन से प्यार हो गया, क्योंकि उसकी मॉम के बाद कोई था जिसने उसके लिए खुद को जलाया, खुद दर्द महसूस किया, और इसलिए वह हर दिन उसके पास जाने की कोशिश करता था, बात करने की कोशिश करता था। इधर हम देखते हैं कि मोनाको अपने साइड की स्टोरी कि कभी कभी जो यिरान के डैड थे उनको शक था कि मोनाको बोल सकती है, इसलिए उसका रेगुलर चेकअप करवा रहे थे, और इसलिए मोनाको की मॉम उसे चेकअप से पहले ही कुछ पेन किलर्स वगैरह दे देती थी, क्योंकि वह बच्ची थी, उसे दर्द होता था और वह नहीं चाहती थी कि पता चले कि उसके मुंह में साउंड है, और वह दर्द को झेलती रहती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं ईरान अपनी साइड की स्टोरी बताना शुरू करता है कि मुझे उससे इतना ज्यादा प्यार हो गया कि मैंने हर वक्त उसे ढूंढने की कोशिश की, और हमें पता चलता है एक दिन कि वह अब्रॉड जा रही है। वहां पर एक उसका बॉयफ्रेंड भी है, और कोई भी उसे म्यूट गर्ल को अपने साथ नहीं रखना चाहेगा। और उसकी मॉम ने मुझसे यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि यिरान उनकी लाइफ में रहे, और वह दूर रखना चाहती है। और जहां पर यह सारी बातें सुनकर मोनाको शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। और अब वह यहाँ पर बोलती है, जब तुम्हें वह लड़की मिली तो तुमने उसकी वैल्यू नहीं की। यिरान बोलता है, मैंने वैल्यू की। जब वह मेरे सामने आई मैं शॉक था कि मैं क्या करूं। मेरा सच्चा प्यार मेरे सामने है। जिस पर वह बोलती है, इसलिए तुमने वॉटसन की तैयारी की। जिस पर यिरान बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। और तुम्हें उम्मीद है तो तुम मुझसे बात क्यों कर रही हो कि मैं इतना घटिया हूं। वह मेरा भी बच्चा है, मैं क्यों किसी के बच्चे को अवॉर्ड करवा लूंगा। और यहाँ पर यिरान से कहता है, डियर किडनैपर, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो, तुम मुझे फेमिनिस्ट लग रही हो। किडनैपर फेमिनिस्ट। जिस पर वह उसकी टांग खींचती है और वह कहती है, ये कैसा लड़का है जिसको मुझसे डर ही नहीं लग रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यिरान को यह दिखाना चाहिए कि मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ। मतलब फैमिली बात नहीं है। लेकिन यिरान यहाँ पर तंग खींच के बोल रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह यिरान को अपनी कुछ फोटोज वीडियोज भेजने की कोशिश करती है, और यिरान उसे देख रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यिरान होता है वह हंस भी रहा होता है, क्योंकि मोनाको ने उसे लिखा होता है कि तुम मुझे चैलेंज मत करो, मैं तुम्हारी वाइफ के साथ बहुत कुछ गलत कर सकती हूँ। जिस पर यिरान की स्माइल आ जाती है। अब हम देखते हैं कि मोनाको को रियलाइज होता है कि यिरान घर आने वाला है, और वह उसका इंतजार करती है। जैसे यिरान आता है वह सोने की एक्टिंग करती है, और यहाँ पर यिरान जैसे उसके पास में आता है, उसके पास बेटी का कॉल आता है। बेटी बोलती है, बॉस मुझे बहुत डरावना सपना आया है, तुम फ्री हो क्या, हम बात कर सकते हैं। जिस पर यिरान बोलता है, टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे लिए स्पोर्ट्स बाइक भेज दी है, तुम अपना टाइम उसके साथ स्पेंड करो। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मोनाको अपनी मॉम से मिलने के लिए नर्सिंग हॉस्पिटल जाती है, जहां पर उसकी मॉम एक छोटे से पिलो को लेकर ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है कि वह उनकी प्यारी डॉटर मोनाको जैसी मोनाको को सामने देखती है। वह हैरान हो जाती है और कहती है, तुम्हें कैसे हो? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? तुमने किसी से बात तो नहीं की? लोगों को पता तो नहीं चला कि तुम बोल सकती हो? मत करो ऐसा। जिस पर मोनाको जवाब देती है, मदर मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब ग्रैंडमदर मिलने वाली है। जिसे सुनकर उन्हें बहुत ज्यादा शॉक लगता है, और कहती है, क्या किसके बच्चे से? जिस पर वह यिरान का नाम लेती है, और वह कहती है कि तुमने क्या किया, हम बर्बाद हो जाएंगे, मोनाको हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैं पता हूँ जब वह अपनी वाइफ के साथ इतनी गंदी हरकत कर सकता है। हम तो फिर भी मन बेटी हैं, वह हमारे साथ क्या करेगा उसके डैड को? तुम नहीं जानती हो। जिस पर मोनाको कहती है, मुझसे बहुत प्यार करता है, और भले ही उसका लास्ट नेम उसके फादर का ऊपर, वह अपने डैड के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके पर उसकी मॉम कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हें उससे प्यार हो गया है, और ठीक है, तुम उसके बच्चे की मन भी बनने वाली हो। पर एक बात याद रखो कि वह कभी ना कभी इस चीज को याद करेगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। समझ में आ रही है, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वह ऐसा बोलकर मोनाको को शांत कर देती है। इधर हम उस आदमी को देखते हैं, नकाब वाला आदमी को, मतलब वही जो ब्लैक मास्क लगा के बार बार यिरान के डैड के पास जाकर मोनाको की एक एक डिटेल दे रहा है। वहां पर यिरान के डैड को बताता है, दरअसल मैंने आज मोनाको को उसकी मॉम से मिलते हुए देखा है, और वह शायद हॉस्पिटल गई है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मोनाको होती है वह पुलिस स्टेशन गई होती है, क्योंकि उसकी बहन ने उसे कॉल किया होता, और रास्ते से ही वह किडनैप हो गई होती है, और उसकी टेंशन में वह पुलिस स्टेशन गई होती है। ये किडनैपिंग जो होती है उसी ब्लैक मास्क वाले आदमी ने की होती है, और वह यहाँ पर मोनाको से कुछ गलत काम करवाने वाला होता है, और वह उसे चैलेंज करती है भी देता है, और अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेकर यिरान की कंपनी के सामने पहुंच जाती है, जहां पर ऑलरेडी स्पोर्ट्स कार खड़ी होती है।
मोनाको को लगता है कि वह में से किसी से बात करे, वह लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कहने लगते हैं, एक गरीब के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसे आई जिस पर मोनाको लगाती है और उसके ऊपर भड़क जाती है, क्योंकि ये सब उसी की प्लानिंग होती है। लेकिन तब तक वहां पर यीरान आ जाता है और यीरान आकर बेटी को बचा लेता है और कहता है, तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो जो उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही हो। और हम देखते हैं कि वह बेटी को अपने साथ अंदर ले जाता है और वह मोनाको से कहता है, दोबारा मेरे ऑफिस में अपनी शक्ल मत दिखा देना, तो मेरे ऑफिस के एम्प्लॉइज को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती हो। और अब हम देखते हैं अगला सीन, जहां पर वाली अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए निकल जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो बांडा होता है वह बार बार औरंग से यही कह रहा होता कि मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा डिवोर्स होने में तुम्हें एक बहुत सिंपल प्रोसीजर दूंगा, बहुत स्मूथ तरीके से तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। वैसे भी वह तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता है और न ही तुम उसके लायक हो। और जहां पर औरंग कहती है, तुम्हें मेरे डिवाइस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों? और हम देखते हैं कि वह जो ब्लैक मास्क वाला लड़का होता है वह निकल कर जाता है। वह कोई और नहीं, वह खुद जोजन होता है। मतलब मेरा शक बिल्कुल ठीक था। अब हम अगला सीन देखते हैं। बेटी ईरान के लिए कॉफी बनाकर जाती है और वह उसे देती है और कहती है, क्या तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स दोगे? उसने जो भी किया मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, मैंने उसे माफ किया। जिस पर ईरान बोलता है, मुझे बुरा लगा, उसने तो मैं ऐसे ट्रीट किया और वैसे भी वह मेरे बच्चे की मन बनने वाली है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जिस पर वह कहती है, ठीक है, तुम कॉफी पीकर नीचे हो। और उसने शायद कॉफी में कुछ बिला रखा होता है और वह यहाँ पर मोनाको के ऊपर भड़क रही होती है। अब हम देखते हैं अगला सीन। लांस से कहता है, तुम मेरा नीचे जाकर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कॉफी फिनिश करके और हम देखते हैं कि वह पूरी कॉफी पी लेता है। इधर हम देखते हैं उसे लड़की को, यानी कि हमारी मोनाको को, जो कि बैठी होती है और कह रही होती है, कितने समय तक एक म्यूट गर्ल का रोल प्ले करके ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल दिमाग से म्यूट हो चुकी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी सिस्टर को कैसे प्रोटेक्ट करूं और वह आदमी मुझसे चाहता क्या है। इधर हम देखते हैं कि उसकी बात जोजन से होती है, जो उसे कह रहा होता है कि उसके पास कुछ सरप्राइज है, जिसके बाद मोनाको ईरान को पूरी तरीके से डिवोर्स दे देगी। इधर हम देखते हैं ईरान को, जो कि कॉफी पीने के बाद बुरी तरीके से बेहोश हो चुका होता है, उसे कुछ भी होश नहीं होता। मोनाको उसे बार बार कॉल कर रही होती है, बस पता लगाने के लिए आखिर ऐसा है क्या। लेकिन तब तक वहां पर जोजन पहुंच जाता है। जोजन पहुंचते ही वहां पर सबसे पहले ईरान के फोन से मोनाको के नंबर को ब्लॉक करता है और उसका फोन कॉल काट देता है, जिससे मोनाको का शक डबल हो जाता है। मोनाको को समझ नहीं आता कि यह बेवकूफ इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह ईरान को उठाकर एक बेडरूम के अंदर ले जाता है और उसके बाद वह कॉल करता है बेटी को और कहता है, काम करने के लिए थैंक यू, अब तो मैं पता है ना आगे तुम्हें क्या करना है। बेटी बोलती है, क्या करना है? जिस पर जोजन बोलता है, एक लड़के को लुभाने की ट्रिक्स भी क्या मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेगी। जिस पर बेटी खुश हो जाती है और कहती है, फाइनली वह आज से ईरान की वाइफ बन जाएगी, उसके साथ खुश रहेगी। उसके बाद हम अगला सीन देखते हैं। जोसेन होता है, वह गाड़ी के अंदर आता है, मोनाको को कॉल करता है और कहता है, मैंने जो तुम्हें एड्रेस भेजा था, क्या तुम उस पर पहुंच चुकी हो? मोनाको बोल देती है, हाँ। और वह बोलता है कि मैंने तुम्हें एक नंबर भी भेजा है, जाकर उस नंबर को घर के अंदर डालना है, तो मैं पता चल जाएगा तुम्हारा हस्बैंड क्या कर रहा है। जिस पर मोनाको कहती है, तुमने मेरे हस्बैंड को ड्रग्स दिए हैं। जिस पर हम देखते हैं जोजन बोलता है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और अगर तुम्हारे हस्बैंड को ड्रग्स दिए भी गए होंगे तो क्या वह किसी और लड़की के साथ मिलेगा? वह तो बेहोश होना चाहिए। अंदर जाकर चेक करो और अगर तुम दुखी हो ना तो मुझे बता देना। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे बॉस लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मोनाको बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि यह अजनबी आदमी उससे सच बोल रहा है, यीरन का सच में कहीं अफेयर चल रहा है। और वह जैसी दरवाजा खोलती है उसके अंदर जाती है। उसके अंदर उसे बाथरूम में किसी लड़की के होने की आवाज आती है और उसे लगता है कि यीरन किसी लड़की के साथ बाथरूम में नहा रहा है और वह इधर उधर देखने लगती है। लेकिन तब तक यीरन अकेली बाथरूम से निकलकर आता है और उसे कहता है, दूसरी लड़की कहाँ पर है? और हम देखते हैं कि यीरन उसके चेहरे की तरफ देख रहा होता है। मोनाको इधर उधर भागकर रूम में चेक कर रही होती है कि दूसरी लड़की कहाँ है और वह हर एक चीज चेक करती है। यीरन उससे बोलता है, क्या वह तुम्हें मिल गई? जिस पर वह बोलती है कि अगर वह आज मुझे तो मैं उसका बुरा हाल करूंगी। जिस पर यीरन धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाने लगता है और कहता है, क्या तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना? मोनाको कहती है, बिहेव करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ।
ये क्या तरीका है मुझसे बात करने का? और हम देखते हैं कि ईरान उससे कहता है, तो ये क्या तरीका है मेरे ऊपर शक करने का? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को टच करूंगा? उसके बाद हम देखते हैं कि मोनाको अचानक से बोल रही होती है। ईरान बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है, तो इसका मतलब मेरी वाइफ को बोलना आता था और उसने ये चीज मुझसे छुपा कर रखी। जिस पर वह बोलती है, हाँ मुझे बोलना आता था। अब ईरान और मोनाको एक दूसरे के सामने होते हैं। ईरान उससे कह रहा होता है, तो बताओ तुमने ये सब क्यों किया? क्यों तुमने इतना ड्रामा किया? क्यों इतनी नौटंकी की? मुझे सच्चाई बताओ। जिस पर वह बोलती है कि जब मैंने देखा कि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को मार दिया है एक्सीडेंट करके, और मैंने यह चीज देख ली, मैं घर भागते भागते आ रही थी, वह मुझे फॉलो करते हुए आ रहे थे। मैं उन्हें देखकर इतना ज्यादा डर गई कि मुझे एक ड्रामा लग गया, और जब उन्होंने मुझसे बोलने के लिए कहा, तुमसे घबराने लगी। मैं डंजी बन गई, मुझे बोलना ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वहां पर मेरी मॉम आती है जो इस मैटर को हैंडल करती है और कहती है, दरअसल मेरी बेटी को बोलना नहीं आता और वह बचपन से ही एक न्यूड गर्ल है, और उसे दिन से मेरी आइडेंटिटी एक म्यूट गर्ल की बन गई। आज तक मैं स्ट्रोम को नहीं बुला पाई। अभी भी मेरे ख्याल में कुछ आता है तो वह ड्रामा आता है कि कैसे मैं बोलती हुई हंसती खेलती लड़की एक म्यूट गर्ल बन गई। और उसके बाद हम देखते हैं ईरान बोलता है, तो इसलिए तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्या? तुम्हें लगता है कि इन सब चीजों के बाद मैं तुमसे प्यार नहीं करता? वह बोलती है, बात प्यार की नहीं थी। उस मोमेंट पर मेरी फैमिली की प्रोटेक्शन मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी और इसलिए मुझे यह करना पड़ा। उम्मीद है कि तुम इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे। ईरान बोलता है कि ठीक है, मैं तो समझ रहा हूँ और मुझे अच्छा लगा तुम यहाँ पर हो। इधर हम देखते हैं बेटी को, जो कि ईरान के पास जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो उसे किडनैप कर लेते हैं, यह बोलकर कि हमने तुम्हारी कट दूर से ही देख ली, तुम एक रिच कैटेगरी की लड़की लगती हो। जिस पर बीटी को वह लोग पकड़ कर ले जाते हैं और वह ईरान के पास नहीं पहुंच पाती। इधर हम देखते हैं मोनाको को, जो कि घर वापस आ रही होती है और वह रोड पर होती है और वह खुश होती है, लेकिन तभी उसके पास उसी किडनैपर का कॉल आता है जो उसे कहता है, तो तुम्हें कुछ पता चला? जिस पर मोनाको कहती है, मैंने आज से पहले ऐसा किडनैपर नहीं देखा जिसे मेरी पर्सनल लाइफ में इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो कि वह बार बार मुझे कॉल कर रहा है, मुझे डिवोर्स देने की बातें कर रहा है। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जोजन का जो सीन होता है वह फ्लैशबैक में जाता है, जब जोजनी की मॉम मोनाको के घर पर उसे खिलाने के लिए ले जाती थी। मोनाको को जब रियलाइज होता था कि जोजन और उसके पास दोनों के पास सेम खिलौने नहीं हैं, तो वह अपने खिलौने को भी खो देती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको से कहती है, तो मैं नहीं पता मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हें पता है उसने तुम्हें पहचाना बैठी है बहुत टाइम पहले। और कैसे मैं बताती हूँ, जब तुम उसे बेहोश करके ले जा रहे थे उसकी पॉकेट में कैमरा डालकर, तब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया बेटी ने, और उसने तुम्हारे पॉकेट के अंदर कुछ सेंसर वगैरह डाल दिया था जिससे हमने तुम्हारी लोकेशन ट्रैक कर ली और तुम हमसे बेवकूफ बन गए। क्या तुम्हें यह चीज रियलाइज हुई है? नहीं हुई है। और तुम जो ये काला मास्क पहनकर घूम रहे थे, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पहचान पाऊंगी। मैं पहचान चुकी हूँ कि तुम एक इनसिक्योर, इनएक्सपीरियंस्ड किडनैपर हो जो सिर्फ लोगों के लिए काम करता है, लोगों से पर्सनल तरीके से मिलता है, उनकी डिटेल्स निकालकर उनके लिए काम करता है। और हम देखते हैं कि चैट को ये सारी बातें सुनकर गुस्सा आ रहा होता है और वह अभी भी मोनाको से कह रहा होता है, तो मुझे बताओ, क्या तुम ईरान को नहीं छोड़ सकती? मोनाको कहती है, कभी भी नहीं, चाहे वह कुछ भी कर ले, वह मेरा हस्बैंड है, उसे हमेशा प्यार करूंगी। और हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहां पर मोनाको ईरान के जन्मदिन पर उसके लिए स्पेशल केक बनाती है। ईरान जो एक बिजनेस मीटिंग में भेजा होता है और देश से बाहर गया होता है, मोनाको के घर के नौकरों से बार बार फोन कर रहे होते हैं आने के लिए। और जब मोनाको को पता चलता है कि ईरान यहाँ पर नहीं आ रहा है, वह डिसअपॉइंट हो जाती है और वह केक और बाकी की चीजें बाहर ही छोड़ देती है और चुपचाप जाकर रूम में सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे बाहर से कुछ साउंड सुनाई देता है और पता चलता है कि ईरान आया है। उसकी दूसरी भी मीटिंग है, पर वह जल्दी जल्दी सारा केक खा रहा होता है और अपनी नौकरानी से कह रहा होता है, मेरी वाइफ ने जो कुछ भी बनाया वह पैक कर दो, मैं जाकर मीटिंग में खाऊंगा। और उसने मोनाको के लिए एक रोज का फूल भी लाया होता है। मोनाको कहती है, नो मैटर वह कितना भी बुरा प्रिटेंड करे, वह बुरा नहीं है, वह दिल का बहुत अच्छा है, वह मेरा हस्बैंड है और मैं उसे नहीं छोड़ सकती। जिस पर चैट कहता है, अगर तुम्हारी यही चॉइस है तो मेरी भी चॉइस है। कुछ और तुम लोग, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ और मैं ऐसा करके अपने लोगों के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि इसके बाद वह सीधा गाड़ी चला देता है मोनाको को मारने के लिए, लेकिन तब तक वहां पर ईरान आ जाता है जो मोनाको को बचा लेता है।
वह दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब जाते हैं। जोसन को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है उन्हें क्लोज देकर। इधर हम देखते हैं कि जो ईरान होता है वह मोनाको को घर पर बेडरूम में ले आया होता है, उसे आराम करने के लिए कह रहा होता है और कह रहा होता है कि वह हमेशा ऐसे ही प्रोटेक्ट करेगा। और वह मोनाको को बताता है कि वह उसे इतना प्यार क्यों करता है, क्योंकि वह उसकी मॉम की कैसी है। मोनाको तो बहुत सारी इमोशनल बातें करती है जिसे सुनकर मोनाको इमोशनल हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि यिरन उस इंसान की सारी डिटेल्स निकाल लेता है। उसे पता चलता है कि यह सब कुछ चैट कर रहा है और यहाँ पर यिरन को समझ नहीं आता कि वह मोनाको को यह सारी बातें कैसे बताएगा, कैसे एक्सप्रेस करेगा कि उसके ट्रस्टवर्दी लोग उसकी लाइफ स्पॉइल करने में लगे पड़े हैं। और हम देखते हैं कि जो यिरान होता है वह बहुत ज्यादा हैरान होता है। उसी के साथ साथ उसे बेटी की गाड़ी में कुछ और सामान भी मिलता है, जो कि होता है वह ब्रेसलेट जो उसने मोनाको को दिया होता है। और उसे पता चलता है कि यह तो नकली है, लेकिन जब वह सही से चेक करता है अपने बचपन के यूज सीन को याद करके, जहां पर मोनाको ने उसे ब्रेसलेट को जलने से और टूटने से बचाया था, वह हैरान हो जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरान बोलता है, अब हमें इस मिशन को पूरा करना होगा, ये मिस्ट्री हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। बात है बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है, मैं ये सब कुछ होते हुए नहीं देख सकता। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा टॉर्चर्ड हो रही है और मैं यह सब होता हुआ नहीं देख सकता। और हम देखते हैं कि इधर जो ईरान होता है वह अपने दिमाग में सारी चीजों को बनाने लगता है कि चीजें कैसे क्या हो रही होंगी। इधर हम देखते हैं बेटी को, जिसे ईरान के ही छोटे भाई ने किडनैप किया होता है। और तब तक वहां पर जोसन पहुंच जाता है और कहता है, यह क्या तमाशा चल रहा है। और हम देखते हैं कि वह बोलता है, मैंने बेटी को किडनैप किया, इसने हमारे मिशन में हमारी कुछ मदद नहीं की, उल्टा हमारे साथ खेल रही है। ये कैसा रोल है। जिस पर जोसन बोलता है कि वह कुछ भी नहीं कर रही, उसने मेरी मदद की, उसने ही ईरान को बेहोश किया था और उसकी वजह से मोनाको जूस बेडरूम के अंदर पहुंच गई थी। जिस पर वह बोलता है, मैसेज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोसन होता है वह बोलता है, जैसे कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारे स्टेप ब्रदर और उसकी मॉम को चिंता नहीं छोड़ी। जिस पर वह बोला, तुम क्या बोल रहे हो। जिस पर मुझे सारी सच्चाई पता है, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड का सारा बिजनेस चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी मॉम का बनाया हुआ था। और मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे डैड सिर्फ तुम्हारी मॉम से प्यार करते थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनमें भी इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज में आने लगा कि तुम्हारी मॉम के पास कितनी फैमिली बेल्ट है और कितनी नहीं। उन्होंने तुम्हारी मॉम के ऊपर चीट किया, ईरान की मॉम से शादी की और उसके बाद उनको मार दिया और सारा प्रॉपर्टी पैसा ले लिया बेटी। लेकिन ईरान की मॉम को पहले ही पता था तुम्हारे डैड किस कैटेगरी के हैं, इसलिए उन्होंने सारा पैसा ईरान के नाम कर दिया। यह सुनते ही ईरान का छोटा भाई पागल होने लगता है और कहता है, इन सब चीजों का मुझसे क्या लेना देना। जोसन बोलता है, तुमसे लेना देना है, तुम अपने डैड के जैसे बनते जा रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह जो जोसन होता है वह बोलता है कि हमें मोनाको को बुलाना होगा और हमें उसे ये सब दिखाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह बेटी की रोते हुए गिडजियाडेट हुए एक वीडियो बनाता है और उसे वहां आने के लिए बोलता है, जिस पर मोनाको उसकी जान बचाने के लिए वहां पर जाने के लिए रेडी हो जाती है। उसके घर के नौकर उसे मना करते हैं, पर मोनाको फिर भी ये रिस्क लेती है सिर्फ बेटी के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोनाको हो रही है, वह उस लोकेशन पर जा रही होती है और वहां पर किसी के साथ होती है। और हम देखते हैं कि उसका ड्राइवर होता है और वह इंजोकर उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती। वह फिर से अपने म्यूट गर्ल के लुक में आ जाती है और वह सब कुछ लिखकर बताती है उसे कहाँ पर जाना है और क्या करना है। और हम देखते हैं कि वह ड्राइवर उसे वहां पर ले जाता है और वह कॉल करते करते उस लोकेशन पर पहुंच जाती है। उसके बाद उसे कॉल आता है उन्हीं लोगों की तरफ से जहां पर मोनाको को बोला जाता है उसके सामने, और वह चपचप से उसे गाड़ी के अंदर चली जाए। मोनाको को हम देखते हैं कि वह चपचप से गाड़ी के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैगवार पर आ जाता है और वहां पर मोनाको भी होती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरान का छोटा भाई बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तेरा होता है मुझे पता नहीं था, मेरी सिस्टर इन लॉ दूसरों के बारे में इतना सोचती है, पर मुझे डाउट हो रहा है कि तुम बिना हेल्प के इतने बड़े केक के अंदर कैसे हो। जिस पर मोनाको लोगों को छोड़ रखी है जो तुम्हारी जगह मेरी मदद कर रहे हैं। जिस पर उसका भाई बोलता है, क्या मतलब। जिस पर हम देखते हैं और जोसन की तरफ इशारा करती है और कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, हम आगे की कहानी बताओ। जिस पर वह बोलता है, क्या ये तुम क्या कह रही हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईरन का छोटा भाई होता है वह और ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या सच में जोसन तुम इनके साथ मिले हुए हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया। जिस पर जोसन उसे कहता है, बिल्कुल। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मोनाको के ऊपर अटैक करूंगा।
मैंने दिन भी मोनाको के ऊपर गाड़ी से अटैक नहीं किया था, वह बस एक ड्रामा था। और मैंने आज भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुम्हारे फेवर में हो। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में उनके लोग उन्हें बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो बेटी और ईरान के छोटे भाई के साथ जो किडनैपर्स होते हैं, उन्हें भी बंद कर दिया जाता है और उन्हें भी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जा रहा होता है। मोनाको वहां से चली आती है। अब हम देखते हैं अगले सीन में गाड़ी के अंदर जोजेन और मोनाको साथ में होते हैं। वह उससे कहता है, तुम ठीक हो ना? तुम्हारा मूड कुछ ऑफ लग रहा है। मोनाको कहती है, मेरा डिसाइड कर बेटी कि मैं ईरान को छोड़ दूंगी। जिस पर जाकर वह उसे कहता है, तो मैं कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ? मोनाको कहती है, काइंड हार्टेड लोगों को पहचान बैठी जाता है। इधर जोजेन को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होती है कि जो मोनाको है वह जोजेन के साथ गई है उसके पास में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वह लोग यह सब चीजें देख रहे हैं। ईरान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यह हो क्या रहा है। इधर हम देखते हैं कि जो मोनाको होती है वह भी उसे समझा रही होती है। और यहाँ पर मोनाको बताती है कि उसने ईरान को डिवोर्स देने का डिसाइड कर बैठी है और अब उसके साथ नहीं रहेगी। जिस पर जोजेन उसे बोलता है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको कहती है कि जैसे मैंने वह वीडियो को देखा था, मैं समझ गई थी कि जोसेन मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता है। और उसके बाद मैंने सीधा ईरान को कॉल किया। मैंने बोला कि मैं बहुत ही डेंजरस जोन में जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि ईरान भी ऐसे खतरों में पड़े। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे जगह पर अकेली जाऊंगी। ईरान ने मुझे माना नहीं किया, न मुझे रोका, बस मुझे समझाया कि ऐसी सिचुएशन में अकेले जाना बहुत रिस्की है। पर मैंने उसे एक बहुत बड़ा वॉइस नोट छोड़ा और शायद आप उस चीज को समझ चुके हैं। और आज तक ईरान ने मुझसे कभी भी कोई गलत बात नहीं बोली। और हम देखते हैं कि वह से कह रही होती है कि मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ, बहुत दूर। जिस पर जाकर उसे कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो। और हम देखते हैं कि वह लोग एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। इधर एक गाड़ी मोनाको की गाड़ी को फॉलो कर रही होती है। ईरान को सभी नोटिफिकेशंस देती हैं। जैसे ईरान को पता चलता है कि मोनाको दूसरी साइड मुड़ रही है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, आखिरी ऐसा क्यों कर रही हो? और हम देखते हैं कि वह सीधा मोनाको को कॉल लगाता है और उसे कहता है, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। चाहे मैं मर जाऊं, चाहे तुम मुझसे कितनी दूर क्यों ना चली जाओ मोनाको, तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा। और हम देखते हैं कि मोनाको देखती है कि ईरान की गाड़ी उसके साइड पर आ गई और वह सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मोनाको शॉक होती है, लेकिन थोड़ी देर में ही ईरान की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ईरान आखिरी बार मोनाको को कॉल करता है और कहता है, तुमने जो डिसाइड किया वह हो गया। तुमने डिसाइड किया था मुझसे दूर जाना। अब देखो, मैं तुमसे खुद दूर जा रहा हूँ। और वह बेहोश होकर गाड़ी में गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जोजन होता है, ईरान अरेस्ट कर रही होती है और उन्हें सजा मिलने वाली होती है। इधर हम देखते हैं कि मोनाको जो अस्पताल में होती है, उसे अपना एक और चेकअप करवा लिया जाता है। उसे पता चलता है कि उसका बच्चा बहुत ज्यादा हेल्थी है और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। मोनाको खुश हो जाती है और डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। डॉक्टर बोलता है, तुम तो म्यूट थी ना? मोनाको कहती है, लाइफ में कुछ ऐसी पावर इमरजेंसी हो जाती है जिनकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन जाती है। इधर हम देखते हैं अगले सीन, जहां पर मोनाको अपनी सिस्टर के साथ ईरान के रूम के बाहर खड़ी होती है और उसे कह रही होती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ईरान से इतनी ज्यादा अटैच हो जाऊंगी। देखो, मैं उसे कितनी ज्यादा अटैच हो गई हूँ। जिस पर वह बोलती है, मैंने कहानी सुनी थी जहां पर मुझे पता था कि जब स्लीपिंग प्रिंस को प्रिंसेस किस करती है तो वह उठ जाता है। तुम भी ब्रदर के साथ ऐसा कर सकती हो। और मुझे सब सोचकर बहुत रोमांटिक मूड में आ जाती है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वह सारी चीजें रिकॉर्ड करते हुए ईरान के पास रख देती है और उससे बात करने लगती है और कह रही होती है कि उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगा जितना भी वक्त उतना ईरान के साथ बिताया और उसे आज तक किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना ईरान ने किया। और शायद वह ईरान के अलावा किसी और को अपना लाइफ पार्टनर इमेजिन भी नहीं कर सकती। उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड है ईरान को ऐसे छोड़कर जाना, ऐसे हालत में। पर उसने सारा इंतजाम करवा दिया है। उसे डॉक्टर को नर्स से या ईरान के आसपास लगवा दिया है। वह अपने लाइफ के हर एक इंसिडेंट, हर एक फेस को बताती है और कहती है कि वह बस ईरान को मिस करती रहती थी और वह चाहती है कि ईरान अब फ्री लीजिए और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने तुम्हें धोखे में रखा। और वह वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास दोबारा से एक अजीब सी आवाज के साथ कॉल आता है और ये कॉल होता है ईरान के फोन से।
जहां पर हम देखते हैं कि जो यिरन होता है वह मोनाको को वॉइस चेंज करके उससे कहता है, तो तुम अपने स्लीपिंग प्रिंस को छोड़कर यहाँ से जा रही हो? मोनाको, मुझे। इस पर हम देखते हैं मोनाको, शैतानी क्यों कर रहे हो? यिरान बोलता है, मुझे किस चाहिए यहाँ पर? जिस पर मोनाको कहती है, ये कोई फेरी टेल नहीं है। ईरान बोलता है, नहीं मुझे किस चाहिए यहाँ पर, और उसे जकड़ करने लगता है और जिसके पास जाने जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं यिरान उससे कहता है, मुझे बस तुमसे एक बेबी चाहिए। और आगे कहती है, पर तुमने तो बोला था कि तुम्हारी कोई प्लानिंग नहीं है मेरे साथ बेबी करने की। जिस पर हम देखते हैं कि यिरान अपनी आंखें बंद कर लेता है, मोनाको से किस करने जा रहा होता है, लेकिन तभी कुछ याद आता है, जिस पर यिरान खुद उसे किस कर लेता है जबरदस्ती। और उसके बाद हम देखते हैं मोनाको के दुश्मनों को जो स्टोर रूम में अकेले तड़प के मर रहे होते हैं, और इनके किसिंग मोमेंट के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग कर दी जाती है।